क्लास 12 के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल प्यारे प्यारे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे बकुड़ो। ओके, तो इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डाइसैकेराइड्स कंप्लीट कर लिया था और आज के लेक्चर में हम लोग पॉलीसैकेराइड्स खत्म कर लेंगे और फिर आपका कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट खत्म। मतलब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट हो गया, डोंट वरी, बस सिलेबस कंप्लीट करा लेने दो। बस मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, बस ये बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट करा लेने दो, फिर मैं आप लोगों को रिवीजन प्रॉपर तरीके से करवा दिया करूंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं सब चीज प्रॉपर तरीके से करने की। सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, अब आप लोगों को बस बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है। प्रीवियस लेक्चर देखो, ये लेक्चर देखो, मस्त पढ़ाई करो, बेहतरीन तरीके से स्टडी करो, सब कुछ प्रॉपर ऑथेंटिक तरीके से कंप्लीट हो गया। हेडिंग डालेंगे पॉलीसैकेराइड्स। चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, जैसे आप लोग जानते हो, हमारे जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दीज पॉलीसैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ मैनी मोनोमर्स। छोटे छोटे मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़कर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब मैनी, सैकेराइड्स मतलब या तो आप इनको शुगर यूनिट्स बोल लो या आप इनको मोनो सैकेराइड्स बोल लो, दैट आर joined together by ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये एक दूसरे के साथ में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम यूटिलिटी की बात करें तो पहला पॉलीसैकेराइड इस दुनिया में क्यों बना, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसकी पहली इंपॉर्टेंस है कि इट इज अ वेरी गुड स्टोरेज मटेरियल। क्या लिख दिया मैंने? स्टोगेर। क्या लिख रहा हूं? क्या गंडा बनेगा रे तू, तेरे पे एक ही बात जमती रे देवा, क्या गंडा बने। स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल। अब एक बात बताओ भाई, तुम्हारा जो फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज, बस। तो जो भी आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, जो भी आपका फूड मटेरियल होता है, उसको स्टोर करने के काम में आता है ये। दूसरा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल मतलब वो अपनी है, वो घर वाली बिल्डिंग नहीं, हमारी बॉडी की। हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए बिल्डिंग मटेरियल, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे आपने सुना होगा, फॉर एग्जाम्पल, जो प्लांट की सेल वॉल होती है, प्लांट में ही सेल वॉल होती है, एनिमल्स में तो होती नहीं है। तो जो आपकी सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल। तो सेल्यूलोज एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। अच्छा, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल में आपने सुना होगा एक वर्ड, स्टार्च। स्टार्च जो यूजुअली प्लांट के अंदर होता है। भाई, अगर आप चावल खा रहे हो, आप आलू खा रहे हो, जब आप इनको उबालते हो तो एक व्हाइट कलर का पाउडर जैसा सब्सटेंस सरफेस पर आ जाता है, उसको अपन स्टार्च बोलते हैं। और अगर हम बात करें ग्लाइकोजन की, तो ग्लाइकोजन जो होता है ये एनिमल्स के अंदर स्टोर होता है, यानी मेरी बॉडी में, आपकी बॉडी में, एनिमल की बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और ये सब मोनोसैकेराइड से मिलकर बने हुए होते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके इन सभी पॉलीसैकेराइड्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्च। पहले हम स्टार्च का पूरा यहां पर फोकस मार लेते हैं। पहले हम लोग पूरा स्टार्च को देख लेते हैं यहां पर, फिर ग्लाइकोजन, फिर सेल्यूलोज देखेंगे, फिर ग्लाइकोजन की तरफ चलेंगे, ठीक है। लिख लिया इतना? स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट स्टार्च। सबसे पहले हम लोग स्टार्च की बात करेंगे। STARCH, स्टार्च। बच्चा लोग, स्टार्च के बारे में कुछ पॉइंट्स पहले नोट कर लो। सबसे पहला पॉइंट, दैट इट इज द स्टोर्ड फूड मटेरियल। It is the stored food material
इन प्लांट्स, इट इज अ स्टोर्ड फूड मटेरियल इन प्लांट्स। ये प्लांट्स के अंदर जो फूड मटेरियल स्टोर्ड होता है ये उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल होता है। बेसिकली आपने सोचा भी होगा, देखो क्या होता है, मेरी बात समझना भाई, प्लांट खाना कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस से। प्लांट खाना कैसे बनाता है? फोटोसिंथेसिस करके। अब ये फोटोसिंथेसिस सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में हो सकता है। अगर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। मतलब अगर डार्क है, मतलब अगर अंधेरा है, रात का समय है, तो फोटोसिंथेसिस इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ दिन के समय ही फोटोसिंथेसिस हो सकता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है और ग्लूकोज से एक प्लांट को एनर्जी मिलती है ताकि वो अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू कर सके। इसका मतलब यह है कि प्लांट दिन में जिंदा रहेगा और रात में मर जाएगा, क्योंकि रात में जब फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस हो ही नहीं पाएगी तो ग्लूकोज भी नहीं बनना है। ग्लूकोज नहीं बनेगा तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो रात भर में प्लांट मर जाएगा। तो यहां पर प्लांट एक गेम खेलता है। उसको मालूम है कि रात के समय में, क्योंकि मैं फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाऊंगा, वो दिन में इतना ग्लूकोज बना लेता है, इतना ग्लूकोज बना लेता है कि वो उसको स्टोर करने लग जाता है। मतलब इतना कम बना लेता है कि अगर दिन भर वो ग्लूकोज इस्तेमाल करे और रात में अगर अंधेरा हो जाए और फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाए तो भी उसके पास में अबंडेंट क्वांटिटी में ग्लूकोज होता है, खूब सारा होता है। लेकिन ग्लूकोज क्या है? छोटे छोटा अमाउंट है। ग्लूकोज क्या है? छोटे 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 अमाउंट में पैसा है, एनर्जी है। समझ रहे हो? जैसे मान लो तुमने खूब सारे पैसे कमाए, लेकिन इन पैसों को तुम घर में तो रख नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? इसको जमा कर दोगे बैंक में, इसकी बैंक में एफडी बना दोगे, फिक्स डिपॉजिट। तो ग्लूकोज को भी फोटोसिंथेसिस खूब बनाता है दिन में कर करके। प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाता है और इसको स्टार्च के फॉर्म में अपने सेल्स के अंदर स्टोर कर लेता है, ताकि जब रात में फोटोसिंथेसिस ना हो सके तो वो वापस से स्टार्च को ब्रेक करके ग्लूकोज बना ले, ग्लूकोज से एनर्जी बना ले और एनर्जी से अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर सके। तो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है ये प्लांट की बॉडी में, और ये प्लांट के अंदर मिलता है। कौन कौन से प्लांट के अंदर ये अबंडेंट क्वांटिटी में मिलता है? एक तो आपको ये राइस के अंदर मिलेगा, एक ये आपको सीरियल्स के अंदर देखने को मिलेगा, एक तो ये आपको ट्यूबर्स के अंदर देखने को मिलेगा। ट्यूबर्स मतलब आप समझ जाओ, जैसे पोटेटोस वगैरह वगैरह, और इनफैक्ट कुछ वेजिटेबल्स के अंदर भी देखने को मिलता है, कुछ वेजिटेबल्स के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्या एक चीज क्लियर हो गई? कोई परेशानी? अब स्टार्च बनता कैसे? तीसरा, स्टार्च इज बेसिकली मेड अप ऑफ अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के अल्फा वाले एनोमर से मिलकर बनता है। तो स्टार्च के अंदर देयर इज एन एन नंबर ऑफ ग्लूकोज, जो कि एक लंबी चेन बनाते हैं। क्या चीज क्लियर हो गई? तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मोनोमर ऑफ स्टार्च, तो आप लिखेंगे अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। देयरफॉर अल्फा डी ग्लूकोज इज द मोनोमर या इज द मोनोसेकेराइड ऑफ स्टार्च। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा जरूरी सवाल था ये। ठीक है, अच्छा, अगर हम स्टार्च के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करें तो स्ट्रक्चरली स्टार्च दो तरीके का देखने को मिलता है। स्ट्रक्चरली स्टार्च आप लोगों को, मतलब स्ट्रक्चरली स्टार्च के अंदर दो चीजें होती हैं। अगर आप स्टार्च को केमिकली ऑब्जर्व करोगे तो स्टार्च के अंदर आपको दो चीजें देखने को मिलेगी। पहली चीज होती है आपकी अमाइलोज और दूसरी चीज होती है आपकी अमाइलोपैक्टिन। पहली चीज होती है आपकी अमाइलोज और दूसरी चीज होती है आपकी अमाइलोपैक्टिन। अगर हम बात करें कि अगर आपके पास में स्टार्च 100% है तो 100% स्टार्च में ये 15 से 20% पाया जाता है। 100% स्टार्च में ये 15 से 20% पाया जाता है। लेकिन अगर हम अमाइलोपैक्टिन की बात करें तो लगभग ये 80 से 85% स्टार्च को कंस्टिट्यूट करता है।
और ये 15 से 20% स्टार्च को कंस्टिट्यूट करता है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो अमाइलोस 15 से 20% पाया जाता है स्टार्च में, और अमाइलोपेक्टिन 80 से 85% पाया जाता है। दूसरी बात, ये एक अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके अंदर आपको ब्रांचिंग दिखाई देती है। आपको इसके अंदर ब्रांचिंग दिखाई देती है। इसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, वो सिर्फ आप लोगों को कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में दिखाई देता है। यानी एक ग्लूकोज का कार्बन 1 तो दूसरे ग्लूकोज का कार्बन 4। लेकिन यहां पर आप लोगों को जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दिखाई देता है, वो आप लोगों को दिखाई देता है कार्बन 1 और कार्बन 4 के बीच में, और कार्बन 1 और कार्बन 6 के बीच में। यहां पर क्योंकि ब्रांचिंग हो जाती है, अभी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, इट इज वाटर सॉल्यूबल। ये वाटर के अंदर सॉल्यूबल होता है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होने की वजह से वाटर इनसॉल्यूबल हो जाता है। ठीक है? अच्छा, ओवरऑल स्टार्च एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, याद रखना। ये नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर कोई भी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप नहीं होगा। आपको इसके अंदर किसी भी तरीके का ईथर लिंकेज तो देखने को मिलेगा, पर वह हेमी एसिडल स्ट्रक्चर नहीं आ पाएगा। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये, और बिल्कुल फीकी होती है, इसलिए ये स्वीट शुगर भी नहीं कहलाती। इट इज नॉट स्वीट शुगर। चलो इतना लिखो, फिर इन दोनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन का। तो ओवरऑल आपका स्टार्च कैसा नजर आएगा वो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ग्रेट। तो चलो स्टार्च के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इसका स्ट्रक्चर दिखता बड़ा खतरनाक है, लेकिन इतना आसान है जितना मैं क्या बोलूं। बस आप लोगों को मेरा ग्लूकोज वाला स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो मजा आ जाएगा। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चा लोग आपको मैंने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना सिखाया है, बस वो याद रखिएगा। चलिए तो पहले अमाइलोज बना लेते हैं। कैसा दिखेगा अमाइलोज? देखो, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन। ये तुम्हारा पहला कार्बन, यहां पर H, यहां पर OH। दूसरे कार्बन में OH बाहर, H अंदर, लेकिन तीसरे वाले कार्बन में उल्टा हो जाता है, आप लोगों को सबको पता है। चौथे कार्बन में फिर H OH ऐसा हो जाएगा, और पांचवें वाले कार्बन में तो आपको नो डाउट H अंदर लिखना होता है और CH2OH बाहर लिखना होता है। ये आपका एक अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। इसके बाद आप एक और अल्फा डी ग्लूकोज बना लीजिए। अब मैं जल्दी जल्दी अल्फा डी ग्लूकोज बनाऊंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक अल्फा डी ग्लूकोज में और बनाऊंगा, बिकॉज आई वांट टू मेक अ चेन, एक लंबी चेन बनाकर आपको दिखाना चाहूंगा मैं। OH H OH H H OH। अब यहां पर क्योंकि चौथा कार्बन है, OH H H अंदर आ जाएगा, CH2OH बाहर चला जाएगा। आइए यहां पर H OH OH H H बाहर आ जाएगा, OH अंदर चला जाएगा, लेकिन ये चौथा कार्बन है इसलिए इसका OH यहां आ जाएगा। H, इसका H तो हमें अंदर ही रखना है और इसका CH2OH हमें बाहर करना है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये भी चौथा कार्बन, ये भी चौथा कार्बन। अब आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये आपके अल्फा डी ग्लूकोज है। यहां से आप देखोगे कि यहां से OH और यहां से H वाटर बन के बाहर निकल गया। अब यहां पर क्या बना, यहां पर ऑक्सीजन बन गया, वाटर बाहर। तो ये तुम्हारा एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो गया। यहां से भी एक OH बाहर और एक H बाहर, वाटर बाहर। तो ये तुम्हारा ऑक्सीजन बाहर, ये भी तुम्हारा एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया। और ये किस किस के बीच में बन रहा है? बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 4। ये भी किसके बीच में बन रहा है? बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 4। क्या चीज क्लियर हो गई? तो ऐसा कुछ दिखता है तुम्हारा अमाइलोज। दिस इज हाउ योर अमाइलोज लुक्स लाइक। आओ अमाइलोपेक्टिन की तरफ चले। अमाइलोपेक्टिन की तरफ चले। अब देखो बच्चा लोग,
अमाइलोपेक्टिन बनाते वक्त एक बात का ध्यान रखना, काश मेरे पास में अभी कंट्रोल सी और कंट्रोल वी वाला ऑप्शन होता तो मैं फटाक से इस वाली चेन को नीचे पेस्ट मार देता। खैर ठीक है, जितना इंसान मेहनत करता है उतना वो बेहतर होता जाता है। डिजिटल बोर्ड और नॉर्मल बोर्ड का यही फर्क है। डिजिटल बोर्ड आपको आलसी, बहुत ज्यादा आलसी बना सकता है, लेकिन इस तरीके के बोर्ड आपको एक्टिव और बहुत ज्यादा एक्टिव बना सकते हैं। वाह वाह सर, बड़े ही कंजूस हो। आई कैन सी कि तुम कितने कंजूस हो। डिजिटल बोर्ड ना लेना पड़े। अबे 2 लाख का आता है यार भाई, 2 लाख का डिजिटल बोर्ड, कैन यू इमेजिन। बहुत पैसा लगता है और तुम लोग मेरे वीडियोस देखते नहीं हो, शेयर नहीं करते हो, कहाँ से गरीब पैसा कमाएगा। पैसा नहीं होगा तो डिजिटल बोर्ड भी नहीं होगा, और अगर पैसा होगा तो फिर डिजिटल बोर्ड भी होगा। चलो ठीक है फटाफट बना लेते हैं अपन अल्फा डी ग्लूकोज। बेटा सब अल्फा डी ग्लूकोज है। खासियत क्या है इसकी, सब कुछ अल्फा डी ग्लूकोज है, सभी के सभी अल्फा डी ग्लूकोज हैं, सभी के सभी। ट्याऊं 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 ट्याऊं। देखो ये तुम्हारी मैंने चेन बना ली। अच्छा अब आप सब लोग जानते हो कि यहाँ पे ट्विक पानी बाहर, ये तुम्हारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ट्विक पानी बाहर, तुम्हारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये बन गया कार्बन 1 कार्बन 4 का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये भी बन गया कार्बन 1 कार्बन 4 का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, है ना। यहां पर भी देखो ट्विक कार्बन 1 कार्बन 4 का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब मजा आएगा। अब इसको देखो, ये तुम्हारा कार्बन 1 और इसको देखो ये तुम्हारा कार्बन 6, ये बीच वाली चेन का कार्बन 6। अब इसका OH इसके H के साथ बाहर भाग जाता है, तो यहां पर एक नया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया, एक नया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 6। तो यहां पर क्या हुआ, 2 चेन जुड़ गई, एक नीचे वाली ब्रांच ऊपर वाली ब्रांच से इस तरीके से जुड़ गई। समझ में आ रही बात। तो दिस इज द लिंकेज, ये वाला जो तुम्हारा लिंकेज है, ये जो तुम्हारा लिंकेज है बिटवीन कार्बन 6 एंड कार्बन 1, ये अमाइलोज पैक्टिन को बनाता है। तो दिस इज हाउ योर अमाइलोज पैक्टिन लुक लाइक। तब आपका स्टार्च में ये वाली चेन भी चलती है और बीच बीच में सिंगल चेन भी आ जाती है, फिर ये वाली ब्रांच चेन चलती है, फिर ये सिंगल चेन आ जाती है, फिर ये ब्रांच चेन चलती है, फिर ये सिंगल चेन आ जाती है, फिर ये ब्रांच चेन चलती है, फिर ये सिंगल चेन आ जाती है। मतलब अधिकतर आप लोगों को 85% ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सिर्फ ये ऐसा होता है जिसमें आपको मिनिमम टाइम देखने को मिलता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक इसका क्लासिफाइड स्ट्रक्चर और बना देता हूं मैं, एक बिल्कुल सिंपल क्लासिफाइड स्ट्रक्चर, इतना बड़ा ना बनाना हो तो वो भी मैं आपको बनवा देता हूं। चलो, जिसको एकदम सिंपल सोबर स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, बिल्कुल सिंपल सोबर स्ट्रक्चर आपके लिए जनता की डिमांड पर CO C C C C, ठीक है। यहां आ गया आपका OH, यहां आ गया आपका H, ठीक है। अब यहां पर आ जाएगा आपका CO C C C C, यहां पर भी आ जाएगा CO C C C C, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा यहां पर लगा दो CH2OH H, यहां लगा दो अंदर OH बाहर H, बाहर OH अंदर H, OH H OH H OH H OH H OH अंदर H बाहर, OH H H CH2OH OH H OH अंदर H बाहर,
OH बाहर, H अंदर, H अंदर, CH2OH बाहर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि ये चौथा कार्बन है, ये हमेशा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर ऐसा लगा दो कि भाई चेन लंबी चलती जा रही है, ये आगे वाला भी बनाएगा, तो ये ऐसा कर दो, चेन चलती जा रही है। यहाँ पर लगा दो O, ये तुम्हारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 4। अब ये देखो, ये छठा कार्बन, ये पहला कार्बन, इसका OH और इसका H बाहर कर दो। अब इसका जो ऑक्सीजन बचा उसको यहां लिख दो, ये तो ये तुम्हारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया कार्बन 1 कार्बन 6 की तरफ। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो दिस इज हाउ योर अमाइलोपैक्टिन लुक्स लाइक। ये 85%, ये लगभग 15 से 20%। ठीक है, तो बच्चा लोग ये हो गया आपके स्टार्च के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे हमारा सेल्यूलोज। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आगे बढ़ सके। ओके गाइस, तो यहां तक समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? पक्का? चलिए ग्रेट। तो यहां पर हमारा स्टार्च अंकल खत्म हो चुका है। स्टार्च पढ़ के हमेशा टोनी स्टार्क की मुझे याद आ जाती है, स्टार्क, स्टार्च, वाह। चलिए बिना देर करे सेल्यूलोज अंकल को भी देख लेते हैं। सेल्यूलोज इज योर सेकेंड पॉलीसेकेराइड। सेल्यूलोज को पढ़ना कोई बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। सेल्यूलोज जैसा मैंने आपको बताया इज एबंडेंट, इट इज abundantly found in प्लांट्स के अंदर खूब मात्रा में खूब पाया जाता है, क्योंकि प्लांट के अंदर जितने भी सेल्स हैं उन सब के अंदर सेल वॉल होती है और सेल वॉल के अंदर ये पाया जाता है, मतलब सेल वॉल बनाने का काम ही इसका होता है। abundantly it is found in plant as it is the major constituent of cell wall. It is the majorly constituent of cell wall. बनता कैसे है? It is formed by the carbon 1 and carbon 4 linkage. कौन सा लिंकेज? ग्लाइकोसाइडिक, ऑब्वियसली। कार्बन 1 एंड कार्बन 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन बीटा डी प्लस ग्लूकोज। यानी यहां पर सेल्यूलोज के अंदर जो ग्लूकोज का एनोमर इस्तेमाल होता है वो बीटा फॉर्म वाला होता है। बीटा फॉर्म वाला होने की वजह से ये स्टार्च से अलग हो जाता है। वरना क्या होता कि जो स्टार्च में तुमको अमाइलोज पढ़ाया है, अमाइलोज और सेल्यूलोज में कोई फर्क ही नहीं होता। अब याद कैसे रखेंगे? अमाइलोज आता है ए से, इसलिए उसमें अल्फा, और सेल्यूलोज अल्फाबेटिकली बाद में आता है, इसलिए इसमें बीटा। अब देखो कैसे बनता है ये मैंने बनाया CO C, C C C, यहां पर मैंने लगाया H और यहां पर मैंने लगाया OH। अब यहां पर मैंने देखो OH ऊपर कर दिया, क्योंकि मेरे को क्या करना था, इसको बीटा वाला फॉर्म बनाना था। मुझे इसको कौन सा फॉर्म बनाना था? बीटा वाला फॉर्म। अच्छा, यहां पर H अंदर, CH2OH बाहर, H OH H OH OH H। अब इसके नीचे, इसके जस्ट नीचे हम लोग क्या करेंगे, यहां पर बनाएंगे C O C OH H C OH H C OH H H CH2OH C C OH H। आई बात समझ में? अब देखो, ये तुम्हारा बीटा डी ग्लूकोज है, दिस इज योर बीटा डी ग्लूकोज, ये भी आपका बीटा डी ग्लूकोज है। अब यहां पर आप देखो, इसका फोर्थ कार्बन और इसका पहला कार्बन, इसका OH और इसका H वाटर बन के बाहर निकल गए, और अब यहां पर जो लिंकेज बन गया, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसको बुलाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई परेशानी? अच्छा, अब ये लंबी चेन बनती जाएगी, मतलब ये वाला जो चौथे नंबर वाला जो तुम्हारा कार्बन है, ये भी फिर किसी के साथ में जुड़ जाएगा, और ये वाला जो तुम्हारा
पहले नंबर वाला कार्बन है ये भी किसी के साथ जुड़ जाएगा, तो ये लंबी चेन बनाता जाएगा। जैसे तुमको अमाइलोपेक्टिन सिखाया था ना, वैसा ही ये भी है। बस यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि ये वाला जो कार्बन है ये बीटा वाला है, ये बीटा एनोमर है। तो यहाँ पर जो तुमको लिंकेज मिल रहा है बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 4, बिटवीन बीटा ग्लूकोज, ग्लूकोज का आपका जो बीटा एनोमर है उसके अंदर मिल रहा है। क्या बात समझ में आ गई? दैट इज रियली वेरी इजी, कुछ भी नहीं करना है। चलो इसको नोट करो, फिर अपन ग्लाइकोजन की बात करते हैं और हमारे इस चैप्टर के इस मेजर टॉपिक को खत्म करते हैं। नोट इट डाउन। ठीक है बच्चा लोग, लिख लिया? चलिए अब एक बहुत छोटी सी बात, एकदम जरा सी, कोई स्टार्च का सॉरी, अब जो तुमको तीसरा में बेसिकली पॉलीसेकेराइड पढ़ा रहा हूं, इसकी कुछ भी आपको जरूरत नहीं स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ने की, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्लाइकोजन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हम लोग कभी भी इसके स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं करते, कोई मतलब नहीं होता। बस ध्यान रखना, ग्लाइकोजन इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। इसको क्या बोला जाता है? एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च क्यों बोला जाता है? क्योंकि जिस तरीके से प्लांट उसकी बॉडी में ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है स्टार्च के फॉर्म में, ठीक उसी तरह एनिमल्स स्टोर अल्फा डी ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। मतलब हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज स्टोर होता है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तीसरी खास बात, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर इज मोर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बोल लो या ब्रांच्ड बोल लो, इज मोर कॉम्प्लेक्स और ब्रांच्ड एंड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। जो आपको मैंने अमाइलोपेक्टिन पढ़ाया था ना, अमाइलोपेक्टिन, ये बिल्कुल अमाइलोपेक्टिन जैसा ही होता है। मतलब कार्बन 1 और कार्बन 6 में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, कार्बन 1 और कार्बन 4 में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, लेकिन ब्रांचिंग और ज्यादा होती है, ढेर सारी ब्रांचिंग होती है, कॉम्प्लेक्स ब्रांचिंग होती है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसका स्ट्रक्चर बनाने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम उसका स्ट्रक्चर नहीं बनाते। लेकिन बस तुम मान के चलो अमाइलोपेक्टिन ही है ये ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी का अमाइलोपेक्टिन है ये। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज होता है, बिल्कुल नॉन रिड्यूसिंग नेचर का होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा। जितने भी आपके पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये सब नॉन रिड्यूसिंग नेचर के होंगे। ये बॉडी के अंदर ब्रेन, किडनी, लिवर और मसल्स वगैरह के अंदर स्टोर होता है। किडनी हटा भी दोगे तो चलेगा। तो ब्रेन, मसल्स एंड लिवर के अंदर ये बेसिकली स्टोर होता है। और हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, सर्टेन एंजाइम्स कन्वर्ट ग्लाइकोजन, या आपके ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देते हैं कुछ एंजाइम्स इनटू ग्लूकोज। आपके ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर ये एंजाइम्स कन्वर्ट कर देते हैं। तो सर्टेन एंजाइम्स कन्वर्ट ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज एंड, या एंड नहीं, अपॉन रिक्वायरमेंट। जब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी तब, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम भूख हड़ताल पे बैठ गए, मम्मा आईफोन चाहिए, पापा आईफोन चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, पापा केटीएम चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए, पापा 14 तारीख आ रही है, 14 फरवरी जाना है मतलब जाना है, एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करनी है मतलब करनी है। अब तुम्हारे घर वाले जाने नहीं दे रहे हो, तुम भूख हड़ताल पे बैठ गए, खाना नहीं खा रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी को तो ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी ना बेटा, एनर्जी के लिए। तुम्हारी बॉडी को मालूम है कि ये ससुरा पागल है, कभी भी केटीएम आईफोन की याद आ जाएगी, कभी भी बाबू सोना 14 फरवरी की याद आ जाएगी, तो भूख हड़ताल पे बैठ जाएगा। अबे तो मर जाऊंगा मैं, तो बॉडी बोलेगी क्या करूं, मर जाऊं, तो कि मैं क्या करूं, जॉब छोड़ दूं, तो कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता, तो क्या करूं मैं, मर जाऊं। तो बॉडी बोलेगी नहीं। हम क्या करेंगे, हम ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में लीवर, ब्रेन और मसल्स के अंदर स्टोर करके रख लेंगे। जब भी ससुरा भूख हड़ताल पे बैठेगा, हम क्या करेंगे, एंजाइम्स की मदद से ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे और बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। ठीक है, अच्छा, और ये एनिमल्स के अलावा ये आपको ईस्ट एंड कुछ फंगाइस के अंदर भी देखने को मिलता है। तो इट इज ऑल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंगाई, ईस्ट और फंगाई के अंदर भी आप लोगों को मिलता है। एंड विद दिस हमारा कार्बोहाइड्रेट्स वाला पार्ट खत्म होता है। अब हम लोगों को
कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने सब पढ़ ली। अब अकॉर्डिंग टू द 2020 एंड 2021 सिलेबस, रिडक्शन सिलेबस में देख लेता हूं और क्या क्या टॉपिक्स आपके हैं, वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ा के इस वीक के अंदर या अगले वीक के अंदर अंदर मिड तक हम हमारे सिलेबस को एकदम एकदम जिसको होना चाहिए कंप्लीट कर लेंगे, मस्त तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और फिर रिवीजन शुरू करेंगे। तो दैट्स ऑल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू मेरे प्यारे बच्चों।